नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपनी कक्षाओं में अभी जो संधि का टॉपिक है वह पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। तो इस संधि प्रकरण में हमने यण संधि, अयादि, वृद्धि और गुण, इस हिसाब से 4 संधियों का अध्ययन कर लिया। ये चारों संधियां स्वर या अच संधि के अंतर्गत आती है। इसमें कुल 8 वेद है अच या स्वर संधि के। तो हम जो 5वां वेद है वो पढ़ते हैं। सामान्यतः हम जो संधि पढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से ये 5 संधियां ही पढ़ते हैं: यण, अयादि, वृद्धि, गुण और दीर्घ। सामान्यतः 5 पढ़ते हैं, परंतु संस्कृत में 3 संधियां और होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। इस दीर्घ को हम सवर्ण दीर्घ संधि भी बोलते हैं। इसको हम सवर्ण दीर्घ संधि भी बोलते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। तो इस संधि का हम पढ़ते हैं सूत्र। सवर्ण दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वह कौन सा होता है? तो देखिए, इसका जो सूत्र है वो होता है अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। अब हम इसकी व्याख्या करें। ये जो सूत्र है ये क्या बताता है, हमें क्या कहता है? तो इसमें देखिए, जो पहला है वो है अक। ये अक क्या है? एक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें ए आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है और ली आता है। ये सारे वर्ण किस में आते हैं? अक प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े, उसमें ऐसे शुरू होता है और फिर ऐ उण ऐ उण रील ऋग ए ओंग ऐ औच। इस हिसाब से अपने जो सूत्र है, तो हमें ऐ औच तक नहीं जाना है। ऐ उण रील ऋग 2 ही सूत्र तक हमें पढ़ना है, आगे हमें नहीं जाना। फिर हमें बात आती है सवर्ण की। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, यानी इस अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद इनके क्या आए? समान वर्ण आए, सवर्ण आए, अर्थात समान वर्ण आए। समान वर्ण का मतलब क्या है? ए है तो ए में आ होने का सम्मिलित होता है, तो ए आ के बाद में समान वर्ण यानी कि ए आ ही आए। ए के बाद ए या आ में से ही आना चाहिए। इसी हिसाब से ई के बाद ई आना चाहिए, उ के बाद उ, री के बाद री और री के बाद री आना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? समान वर्ण। तो हमें क्या करना है? अगर ए ई उ री के बाद समान वर्ण आता है तो हमें उसका दीर्घ रूप यानी कि बड़ा रूप लिख देना है। तो बड़ा रूप का मतलब ए में से बड़ा कौन सा है? आ। ई में से बड़ी कौन सी है? बड़ी। इस हिसाब से हमें क्या है? उसका दीर्घ रूप लिखना है। तो ये सूत्र की व्याख्या है। जो दीर्घ संधि का सूत्र है वह अकह सवर्णे दीर्घ है। अक प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनके बाद उनके समान वर्ण आ जाए तो हमें क्या करना है? उन दोनों के स्थान पे दीर्घ एकादेश करना है। इसमें भी हमें एकादेश करना है, आदेश नहीं करना है, याद रखना है। एकादेश का मतलब होता है दोनों वर्णों के स्थान पे कोई नया वर्ण बनाना, वो एकादेश कहलाता है। इस हिसाब से ये सूत्र है। अब हम इस सूत्र को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि ये जो दीर्घ संधि है ये किस प्रकार बनती है। तो हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में हम वही 2 तरीके से करते हैं। पहले हमें करना है संधि कार्य, उसके बाद हम करेंगे संधि विच्छेद। तो हम पहले पढ़ते हैं संधि कार्य, यानी आपके पास संधि विच्छेद दिया है तो उसको आप संधि पद कैसे बनाओगे। तो हमारे पास पहला जो उदाहरण है वो दिया है दैत्य प्लस आरी, दैत्य प्लस आरी, ये हमारा पहला उदाहरण। फिर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा उदाहरण अपना है सदा प्लस अत्र,
सदा प्लस अत्र। तीसरा जो अपना उदाहरण है वो है भूमि प्लस ईश है, भूमि प्लस ईश है। फिर हम बात करें अपने अगले उदाहरण की, तो वो है श्री प्लस ईश है, श्री प्लस ईश है। फिर एक उदाहरण और ले तो वो है अपना लघु प्लस उत्तरम, लघु प्लस उत्तरम। ये हमें कुछ उदाहरण एक बार देखते हैं, इसके बाद आगे कुछ उदाहरण और देखेंगे। तो इनको हम कैसे बनाएं वो एक बार देखिए। हमारा सूत्र है वो है अकः सवर्ण दीर्घ है। इसका मतलब क्या होता है, हम इधर एक बार इसको करके देखते हैं। ए या आ प्लस समान वर्ण, समान वर्ण का मतलब ए या आ होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका दीर्घ रूप बनाना है। तो दीर्घ यानी बड़ा रूप, तो बड़ा आ होता है। इसी प्रकार हमारे पास ई आ जाए प्लस से पहले और प्लस के बाद में भी उसका समान वर्ण आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसका दीर्घ रूप यानी कि बड़ी ई लिखना है। इसी हिसाब से हम बात करें, हमारे पास उ आ जाए और उसके बाद भी समान वर्ण आ जाए, तो हमें क्या करना है, इसका बड़ा रूप। ऐसे ही अपने पास मान लो री आ जाए, री छोटी और बड़ी आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसके बाद समान वर्ण आ जाए यानी कि री ही आ जाए, तो हमें इसका भी बड़ा रूप यानी कि बड़ी री बनाना है। ऐसे हमारे पास री आ जाए, तो री हमने कहा दीर्घ होती नहीं है, ह्रस्व होता है। तो री के बाद अगर री आए तो हमें क्या करना है, री ही बनाना है। ये हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम इनके अनुसार देखते हैं कि ये जो उदाहरण वो कैसे बनते हैं। पहला अपना है ए आ रहा है, ए के बाद में फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, अर्थात समान वर्ण आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पे एकादेश करना है। क्या करना है, दीर्घ रूप। तो दीर्घ रूप क्या है, आ। तो हम बनाते हैं, हमारी जो पहचान है वहां तक लिखते हैं। तो हमने लिखा दैत्य। अब दैत्य में से हमने कहा ए निकल गया, तो क्या बचा, आधा। उसके बाद हम बात करें ए और ए, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ रूप लिख दिया यानी कि आ लिख दिया। फिर आगे शेष क्या बचा, री, तो उसको लिख देते हैं। तो हमारा जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, दैत्य। और ये में एम आ की मात्रा लगानी है तो हो गया दैत्या, और आगे क्या है, री, तो अपना शब्द बन गया दैत्यारी ही। ये शब्द बनता है। इस हिसाब से हम अगला उदाहरण चले, तो इसमें क्या है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा आए और उसके बाद समान वर्ण है यानी ए है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दीर्घ रूप आ ही करना है। कैसे, इस आ और ए दोनों के स्थान पे आए का आदेश करना है। तो देखिए, सदा में से आ को बाहर निकालना है, तो बच गया अपने पास सद दादा, और आ और ए दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, आ, और आगे क्या आ गया, त्रय। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, सह का सह आता है, दे में आ की मात्रा मिला दो तो क्या हो गया, दा, और आगे त्रय, तो अपना शब्द मिल गया सदात्र। इसी हिसाब से हम ये वाले उदाहरण करते हैं। ये दो उदाहरण ए का भी हो गया और आ का भी हो गया। अब हम ई का करें, तो इसमें ई की मात्रा है अपने पास, प्लस के बाद ई है, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, दोनों ये समान होती है। तो हमें क्या करना है, मुंह का भू लिखना है। मी के अंदर जो ई है और ये जो बड़ी ई है, इन दोनों के स्थान पे एकादेश करना है, क्या, दीर्घ। दीर्घ एकादेश क्या होगा, बड़ी ई। तो हमें क्या लिखना है, भूम। इस ई और इस ई को मिला के दीर्घ हो गया, तो यहाँ हम दीर्घ रूप लिख देते हैं। और हम अपने पास क्या बचा, सह, ये सह बचा। तो अब हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा शब्द क्या बनेगा, भूमि सह। इसमें मी की मात्रा क्या आ जाएगी, बड़ी, भूमि सह, भूमि प्लस ईस है। इस हिसाब से हम बात करें श्री प्लस ईस है की, तो इसको हम जोड़े तो यहाँ बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है। तो ई के बाद चाहे छोटी बड़ी कोई भी आए, तो हमें इनका एकादेश क्या करना है, बड़ी ई। तो इसको भी जोड़े तो हमें क्या करना होगा, श्रेय हो जाएगा। अब इस ई और इस ई को मिला के बड़ी ई होगी तो उसकी मात्रा आ जाएगी, बचा क्या, से, तो ये हो गया श्री सह है।
ये पद बनेगा। फिर उसके बाद हम बात करें ऊ की, अपने पास ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी हो तो अपने पास छोटा ऊ है, उसके बाद ऊ छोटा बड़ा कोई भी हो तो यहाँ भी छोटा है, तो दोनों ऊ हो गए, समान वर्ण आ गया, तो हमें क्या करना है, दीर्घ रूप करना है। दीर्घ रूप क्या होगा, बड़ा ऊ, तो हम इसको करें तो लय का तो लय आ जाएगा, इस घय के अंदर जो ऊ है और ये जो ऊ है इन दोनों को दीर्घ कर दें तो इसके बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। अब बचा क्या, तरम, तो तरम को हम आगे लिख देते हैं, अपना शब्द बन गया लघुतरम। इस हिसाब से हमें ये संधि करनी है। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखिए आगे के जो उदाहरण है वो हम 5-4 उदाहरण और देखें इसके अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास री और री के उदाहरण बाकी है, एक उदाहरण ऊ का भी हमें देखना है। तो देखिए हमारा अगला जो उदाहरण है वो है विष्णु प्लस उदय है, विष्णु प्लस उदय है। फिर अगला अपना जो उदाहरण है वो है पितृ प्लस ऋणम। अगला उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। फिर हम बात करें अगले उदाहरण की तो वो है कर्तृ प्लस ऋणम, ये उदाहरण हो गया। फिर हम बात करें अपने अगले उदाहरण की तो वो हो गया लृ प्लस लृकार है। फिर हम अगला एक और उदाहरण ले तो वो हो गया अपना लृ प्लस लृ वर्ण है। ये कुछ उदाहरण सभी के दो उदाहरण हमने लिए हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया उदाहरण अनेकों होते हैं, उनका कोई अंत नहीं है, खूब उदाहरण है, लेकिन हमें समझने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए दो उदाहरण कर रहे हैं। तो ये उदाहरण आपको ध्यान से देखने हैं और अपनी जो किताबें हैं उनमें और भी उदाहरण दे रखे हैं, उनको भी हल करके देखना है। नहीं समझ में आए कि कैसे बना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका हम निदान करने की कोशिश करेंगे। तो ये है विष्णु प्लस उदय, तो ऊ के बाद फिर ऊ आ गया तो दोनों के स्थान पे वही दीर्घ एकादेश यानी बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे विष्णु, लिख दिया। ऊ और ऊ दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई, बचा क्या, दय, तो अपने पास शब्द बन गया विष्णुदय है। फिर हम बात करें री के उदाहरण की कि अपने पास छोटा री या बड़ा री कोई भी है दोनों तरफ, तो हमें क्या करना है, बड़ा री करना है यानी दीर्घ रूप करना है। तो पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ भी री है और यहाँ भी री है, दोनों के स्थान पे हम क्या करेंगे, दीर्घ रूप करेंगे। कैसे, देखिए पी का तो पी आ जाएगा, फिर हम त्रि में से तय को बाहर निकालेंगे, री के स्थान पे दीर्घ रूप होगा तो अपने पास शब्द बनेगा पित्त। दोनों री के स्थान पे हमें क्या करना है, बड़ा री। अब आगे क्या बचा, ऋणम। इस ऋणम को हमें अलग लिखना हो तो हम क्या है, नम भी लिखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये नए के स्थान पे ण कब होता है, ये णत्व विधान के द्वारा होता है। पिछले कक्षा में मैंने बताया कि यदि किसी शब्द के अंदर या तो र आ जाए या फिर स आ जाए तो हमें क्या करना है, नए को ण में बदलना है। हम अलग लिखते हैं तो हम नम लिखते हैं, लेकिन आपके आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने नम लिखा है, फिर भी आप एक बार ध्यान कर लेना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस री को अपने री के अंदर रह होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, नए को ण में बदलेंगे। वो जब शब्द पूरा बनेगा तब होगा। कैसे होगा, देखो पी का पी आ जाएगा, तय है, तय को लिख दो, तय में हम क्या करेंगे, बड़ी री की मात्रा लगाएंगे, तो बड़ी री की मात्रा ऐसे हो जाएगी। उसके बाद ये जो शेष बच गया उसको हम लिख देंगे, तो बन जाएगा क्या, पितृणम। ऐसे ही कर्तृ प्लस ऋणम है तो सेम वैसा का वैसा ही कै तय और री दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी री, और रे ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, फिर बचा क्या, ऋणम, तो बन गया क्या, कर्तृणम। इस हिसाब से हो गया। अब अपने पास लृ के उदाहरण है। लृ तो छोटा बड़ा एक ही होता है, बड़ा होता ही नहीं है, छोटा ही होता है, तो हमें क्या करना है, लृ के बाद लृ है तो लृ ही करना है। एकादेश करना है, इसलिए 2 बार न लिख के एक ही बार लिखना है। कैसे, लृ और लृ इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, लृ, तो हम इन दोनों के स्थान पे लृ लिख देते हैं। शेष क्या बचा, कार्य है, तो ये अपना शब्द बन जाएगा लृ कार्य है। ऐसा अगर उदाहरण आपके पास आए तो आप इसको
क्या कर देना, गायब कर देना, और जो आगे है उसको उतार देना। ये इसकी संधि होती है, क्योंकि दोनों के स्थान पे लृ एकादेश होता है, इसलिए लृ को एक ही बार लिखना है। ऐसे ही ये अगले वाला है, तो इसमें भी वही करना है, लृ वर्ण है, इस हिसाब से ये दीर्घ संधि बनती है। तो ये हमने किया संधि कार्य। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पद आपके पास आएंगे तो इनको हमें तोड़ना कैसे है, इनका संधि विच्छेद कैसे करना है, उसके लिए आपको कैसे इसके बारे में अध्ययन करना है, कैसे इसको पहचानना है, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हमें इसका जो विच्छेद कार्य करना है वो किस प्रकार करना है, एक बार हम इसको देखते हैं। विच्छेद कार्य में अब हमारे पास क्या है, पूरा पूरा पद आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसके हमें पहचान करनी है और उसको तोड़ के यानी कि विच्छेद करके लिखना है। तो हम लिखते हैं विच्छेद कार्य। विच्छेद कार्य, विच्छेद कार्य में हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो हम पहले बात करें तो पहला जो उदाहरण लेते हैं वो हम खुद है वही लेते हैं, तो वो है विद्यार्थी। विद्यार्थी। फिर दूसरा जो उदाहरण ले वो है ममापी। हम वही दो उदाहरण पढ़ते हैं, 2 ए के 2 ई के, इस प्रकार हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। फिर अपना जो उदाहरण है वो है कविंद्र है। कौन सा है, कविंद्र है। फिर अपना जो उदाहरण है वह है महतीहा, वह है महतीहा। फिर अपना जो उदाहरण लेते हैं वो है, ये 2 ए के हो गए। फिर हम उदाहरण लेते हैं वदुत्सव है, वदुत्सव है। फिर इसके अगला जो उदाहरण हम एक और ले वो है विधुदय है, विधुदय है। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण हम पहले करके देखते हैं, फिर आगे री और री के उदाहरण हम आगे देखेंगे। ये दो उदाहरण ए ई उ 3 स्वरों के देखते हैं। वही बात हमारे पास पूरा पद है, पहचान करनी है कि इसमें दीर्घ संधि है। तो पहचान अपनी क्या है, इसके अंदर या तो आ की मात्रा मिलेगी, या आपको बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़ा ओ मिलेगा, या बड़ी री मिलेगी, या फिर री। ये इसकी पहचान है। तो हमें देखना है कि आ की मात्रा है क्या, तो आ की मात्रा यहाँ मिलती है अपने पास, इसमें भी आ की मात्रा यहाँ है। तो हमें यहीं से इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने समय हमें ध्यान रखना है कि अपने पास या तो प्लस से पहले ए आएगा या फिर आ। तो विद्या कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या होता है, विद्या। तो हमने विद्या लिखा प्लस। अब इसके बाद हमें प्लस के बाद फिर या समान वर्ण लिखना है, या तो ए लिखना है या फिर आ लिखना है। तो इसमें अपना जो उदाहरण है इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, अपना शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी। इसी प्रकार हम यहाँ बात करें, यहाँ अपनी पहचान होती है तो यहीं तक अपने को लिखना है। तो हम लिखते हैं मम, ममा शब्द नहीं होता, मम होता है, मम यानी मेरा, ठीक है। उसके बाद आगे जो है फिर प्लस के बाद ए या आ आना चाहिए, तो यहाँ हम लिखते हैं ए। आपी गलत होता है, अपना जो शब्द होता है अपी, अपी यानी होता है भी, यानी शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। फिर बात करें कविंद्र, तो यहाँ अपनी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो पहचान हो गई इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। और यहीं से अपने को टुकड़े करने हैं। अगर ई की मात्रा है तो दोनों तरफ ई आएगी, तो कभी में ई छोटा आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे ई की मात्रा। फिर हम बात करें आगे, यहाँ भी ई ही आनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ई के बाद समान वर्ण आएगा तो ही दीर्घ संधि होगी, तो समान वर्ण यानी कि ई ही होना चाहिए। और आगे नद्र है, इसका मतलब शब्द क्या बनेगा, इंद्र है। तो याद रखना है इंद्र में ई हमेशा छोटी आती है और इस में हमेशा ई बड़ी आती है, ये हमेशा याद रखना है। इस या ईश्वर शब्द आए तो ई बड़ी और इंद्र हमेशा छोटी से बनता है, इसलिए कवि प्लस इंद्र है, कविंद्र है। इनका संधि पद बनाए तो ई और ई के स्थान पे बड़ी हो जाएगी, दीर्घ रूप हो जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ हमें ई की मात्रा मिलती है, इसका मतलब हमारी संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। फिर हम कहेंगे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो वही प्लस से पहले ई आनी चाहिए और प्लस के बाद भी ई आनी चाहिए। तो ये जो अपनी संधि है इसमें हम बात करें
हमें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वही संधि विच्छेद होगा महती प्लस इहा। इहा में ई क्या आएगी, बड़ी आएगी, महती प्लस इहा, ये अपनी संधि है। इसके बाद हम बात करें आगे वधुत्सव की, तो वधुत्सव देखते हैं। फिर हम वधुत्सव की बात करें तो देखिए वधुत्सव में भी अपने को जहां अपनी पहचान है वहीं से टुकड़े करने हैं। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ से संधि कौन सी हो गई, दीर्घ, तो यहीं पे टुकड़े करने हैं। बड़ा ऊ है इसका मतलब हमें प्लस से पहले भी ऊ लिखना है और प्लस के बाद भी ऊ लिखना है, समान और लिखना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वधु, वधु का मतलब होता है बहू, और बहू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए ध्यान रखना वधु की में हमेशा ऊ की मात्रा क्या आएगी, बड़ी। तो हम लिखेंगे वधु, और उसके बाद क्या है, तय सब है और यहाँ ऊ आएगा तो शब्द बनेगा उत्सव। तो हमें क्या करना है, उत्सव में ऊ की मात्रा छोटे लगानी है, वधु प्लस उत्सव बन जाएगा वधुत्सव है, वधु का उत्सव। इसके बाद बात करें वधु विधुदय है, तो विधु में भी वही ऊ की मात्रा आ रही है, तो हमें क्या करना है, ऊ की मात्रा लिखनी है। ये दोनों शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु उनमें अंतर है, ये ऊ की मात्रा छोटा आएगा और ये बड़ा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वधु में बड़ा विधु में छोटा। उसके बाद बात करें विधु हो गया, ऊ की मात्रा फिर आएगी, शब्द बनता है उदय, तो उदय में भी ऊ की मात्रा छोटी आती है, तो शब्द बनता है विधु प्लस उदय है। हम समस्त पद बनाए, संधि पद बनाए तो बनेगा विधुदय है। ये हम कुछ ए के और ऊ के उदाहरण करते हैं। अब हम 2-3 उदाहरण और देखते हैं री और ली के, तो वो किस प्रकार है देखिए। हम अगला जो उदाहरण लेते हैं वो हम लेते हैं मातृणम। होत्रिषि, और फिर हमें एक उदाहरण और लें, वो अपना उदाहरण है गमलृकार है, गमलृकार है। ये कुछ उदाहरण है, और भी काफी सारे उदाहरण बनते हैं, वो आपको देखने हैं। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मुझसे जान सकते हैं। तो ये अपना है मातृणम, हमें बड़ी री की मात्रा मिल रही है, बड़ी री की मात्रा मिल रही की मात्रा एक ही होती है, कहा दीर्घ का भाव होता है, ह्रस्व ही होता है, तो हमें बड़ी री की मात्रा होने के कारण पहचान हो गई कि इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ। अब यहीं से इसके टुकड़े करने हैं, तो संधि विच्छेद करते समय हमें हमेशा छोटी री की मात्रा ही लगानी है, मातृ, और आगे आ जाएगा क्या, री है तो आगे भी री आएगा, और आगे क्या आ जाएगा, ऋणम। तो अपना शब्द बन गया मातृ प्लस ऋणम। इसको हमने संधि पद बनाया तो मातृणम। इस री को और इस री को बड़ी री कर दिया। अब आ गया होत्रिषि, तो वही बड़ी री की मात्रा है, संधि तो हो गई दीर्घ, तो तोड़ना है तो दोनों तरफ री की मात्रा आएगी, तो री की मात्रा कौन सी आएगी, छोटी, होत्री प्लस ऋषि, तो अपना शब्द बनता है होत्रिषि। ऐसे ही गमलृकार है, तो यहाँ री है तो हमें जो संधि विच्छेद करना है इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ री लगाना है, तो यहाँ बनेगा गमलरी, और उसके बाद आगे भी क्या आएगी, री, और शेष क्या बचा, कार, तो हमने लिख दिया लृकार है, गमलरी प्लस लृकार है। इस प्रकार ये जो अपनी सवर्ण दीर्घ संधि है वो यहाँ पे पूरी होती है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको इसमें क्या समस्या है, कौन सा उदाहरण आपको नहीं आ रहा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका धन्यवाद, एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करते रहे ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। ये जो संधि है, ये संधि जो 5 हमने पढ़ी है, ये 5 संधियां हिंदी में भी इतनी ही लाभदायक है। हिंदी में इसे कुछ कम ही आता है, संस्कृत में हम सूत्रों के द्वारा, वार्तिक के द्वारा इसको विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में इतना विस्तार नहीं है, छोटा है। इसलिए आपने अगर ये संधि पढ़ ली तो आपको संस्कृत और हिंदी दोनों तरह की संधियां आसानी से करने में आपको सहायता मिलेगी। आपको इस हिंदी और संस्कृत दोनों संधियां आसानी से कर पाओगे। इसलिए जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये संधियां पढ़नी चाहिए ताकि उनको भी ये फायदा मिले। तो आप इसको
वीडियो को देखते रहें, शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना। पास में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।